बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो शिकस्त हासिल हुई बल्दियाती इंतखाबात के इस पहले मरहले में, उसके बाद PTI के अंदर कितने इख्तलाफात थे वो भी बाहर आ गए हैं और साथ ही साथ उनकी क़यादत भी सर जोड़ कर बैठ गई है और जायज़ा ले रही है कि आखिर वो क्या अवामिल थे, क्या मुहर्रिकात थे कि जिसके बायस हमें ये शिकस्त हुई। एक तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर नेपोटिज़म, अकरबा परवरी, ख़ानदानों के अंदर टिकट्स की जो तकसीम हुई, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का भतीजा, और वो नेपोटिज़म जिसके ख़िलाफ़ हमेशा से PTI रही है। इमरान खान साहब हमेशा अकरबा परवरी के ख़िलाफ़ बात करते रहे हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आज से चंद रोज़ पहले ही वज़ीर आज़म साहब एक तकरीर में ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो ख़ानदानों की सियासत है। सो यहाँ इस केस में भी हमें ऐसा ही नज़र आया जिस अंदाज में टिकट्स तकसीम हुई। फिर जो इनके अपने इख्तलाफात हैं वो भी आ गए हैं, जो वफाकी वज़रा के हवाले से हैं। एक वफाकी वज़ीर हैं अली अमीन गंडापुर, उनके अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखा है इनके अपने MPA ने, जिनके हल्के में वो कहते हैं कि इन वफाकी वज़ीर ने उनके सियासी मुखालिफिन को वो जो है वो टिकट्स फराहम किए। ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन हैं डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह, इनका वज़ीर आज़म साहब को ये लेटर भी सामने आया है और उन्होंने मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये महज सिर्फ और सिर्फ जायज़ा लेने के लिए हो रहा है या जो लोग मुलव्विस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती दिखाई भी देगी। आज बहरहाल फैसला ये हुआ कि तहरीक इंसाफ का तहसील से लेकर मरकज़ तक जो भी जितनी कमेटियां हैं, जो मुकम्मल उनका तंजीमी ढांचा है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तमाम उनके जो मेंबरान हैं वो अपने उनके ओहदे ख़त्म हो गए हैं, वो अपने ओहदों से दस्तबरदार कर दिए गए हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी इस शिकस्त को हुकूमत के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक वेकअप कॉल करार दे रहे हैं, जिसमें गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब भी शामिल हैं कि अभी भी अगर हमने आवाम की मुश्किलात का एहसास ना किया तो हमारे लिए आने वाले दिनों में या जनरल इलेक्शन में 2023 में ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे और फिर मिनी बजट को लेकर जो शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है या जरदारी साहब ने लाहौर में जो खेमे लगाकर बैठने का और मुखालिफिन से मुकाबला करने का ऐलान किया है उस पर भी बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूँ, हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सैयदा शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर सिंध हैं, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। और कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं और MNA हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पहले तो चीमा साहब, आज ये जो मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, आप इसके लिए आए भी थे यहाँ इस्लामाबाद, ये मीटिंग आपने अटेंड की। क्या सिर्फ और सिर्फ ये कमेटियां ख़त्म कर देना, मेंबरान से इस्तीफ़े ले लेना, ये हल है या जो आपके अपने वहाँ KPK के अरकान की तरफ से शिकायतें आ रही हैं, जो वो बाकायदा पूरी स्टोरीज बता रहे हैं वज़ीर आज़म को कि कैसे आपके मरकज़ में बैठे लोग, जिसमें वफाकी वज़रा भी शामिल हैं, उनका बहुत बड़ा अमल दखल रहा है इन इंतखाबात को हराने में? देखिए, इसमें जिन लोगों की निशानदेही हुई है जो उन्होंने अपने मैंडेट से एक्सीड किया है या नेपोटिज्म किया है, वो ज़ाहिर है अब कहीं भी फैसला साजी में नहीं है। और ये यही तरीका है इंसाफ का कि जहाँ कहीं उन्हें डील मिली है तो उनको ज्यादा याद रहा अपना घर या दोस्त या वैसे लोग जो उनके ज्यादा रिलेशनशिप वाले थे, और उन्होंने वर्कर को इग्नोर किया। जिन लोगों ने वर्कर को इग्नोर किया उनका इस पूरे प्रोसेस से, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस से उनका जो रोल है वो माइनस हो गया या मिनिमाइज हो गया। तो ये मैं समझता हूँ पॉजिटिव बात है, क्योंकि हमारे यहाँ देखें आप KPK के इलेक्शन का थोड़ा सा जायजा लें, बड़ी मजेदार सिचुएशन है वहाँ पे। शैला साहिबा, ये तो एक डिसीजन PTI का आ गया। अब मुझे ये बताइए कि आज वज़ीर आज़म साहब ने एक और बयान भी दिया है और वो आप लोगों से और नून लीग वालों से उन्होंने सवाल किया। वो कह रहे हैं कि जी पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी को और PTI को, PMLN को किस चीज की इतनी खुशी है। उनकी खुशी बड़ी हैरान कुन है। वो कहते हैं वोट तो फिर भी हमारा ज्यादा है, जितने वोट हमें पड़े, PTI को पड़े, उतने बाकी किसी और जमात को नहीं पड़े। देखिए जी, किसी भी बात पे खुश होना तो हमारा हक है ना।
असल बात यह है कि कहा जाता था पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ एक सूबे में सिमट के रह गई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारा लीडरशिप का और सेकंड लीडरशिप का इंटरेक्शन हो रहा है, तो हमारा एक वाज़े जो है वो वोट बैंक नज़र आ रहा है। और जैसे जैसे तंजीमी जो है खामियां और कमज़ोरियां हम दूर करते जाएंगे, हम एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। रही बात जो पीटीआई की है कि उन्होंने अपनी तंजीमें तहलील कर दी, देखिए हर तंजीम में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो गलत फैसले कर देते हैं, लेकिन पूरी तंजीम तहलील करना ये बड़ी हैरानकुन बात है। और पहले जब इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था, उस बात पर भी बड़े मसाइल हुए थे, जस्टिस वजी वगैरह सब। तो मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि हर पार्टी में कुछ शख्स होते हैं, ऐसे अशखास जो कि कर जाते हैं गड़बड़, लेकिन पूरी तंजीमें ये बहुत ही हैरान वाली बात है और लोगों को देखना चाहिए। हमारे एक एमएनए वहाँ पे चले गए थे, हर चमकती चीज़ सोना नहीं, इनके लिए ये मिसाल है। और वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन उनके लोगों ने एक वजह ये भी बताई महंगाई की और बहुत सारी ऐसी बातें, अकरबा परवरी, ये सब। तो मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी का नज़रियाती होना ज़रूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज का नजरियाती होना जरूरी है, और ये तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल रहा। वज़ीर आज़म साहब इस चीज़ के खिलाफ रहे कि नेपोटिज्म नहीं होनी चाहिए, अकरबा परवरी नहीं होनी चाहिए। दीगर जमातों को तनकीद का निशाना बनाते रहे कि वो ख़ानदानी सियासत को परवान चढ़ाते हैं। बहरहाल कैसर अहमद शेख साहब, ये बताइए कि आज पीटीआई ने तो अपना पूरा तंजीमी ढांचा जो है वो तहलील कर दिया है। केपीके का बड़ा मुख्तलिफ एक मिजाज रहा है लोगों का इलेक्शंस को लेकर कि वो कारकर्दगी की बुनियाद पर हमेशा वोट डालते आए हैं और किसी एक सियासी जमात को दूसरे टेन्योर में मौका नहीं मिला। JUIF हो, MMA हो, पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, उसके बाद वाहिद पहला मौका ये था PTI, वाहिद ऐसी सियासी जमात थी कि जिसको दूसरा टेन्योर भी मिला। इन इंतखाबात का आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में या 23 में जनरल इंतखाबात में आपको फ़ायदा होने जा रहा है PTI की शिकस्त का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सादिया, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये KPK में तो वो परफॉर्मेंस देखते हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा पार्टियाँ एक्टिव हैं। 6 पार्टियां तो बदस्तूर अपनी अपनी सीटें भी वहाँ से लेती हैं, और ये जो रिजल्ट भी है, बाकी सूबों में शायद 6 पार्टियां सीटें नहीं लेती, लेकिन KPK में शुरू से ही, और वो परफॉर्मेंस देखते हैं। और ये सेकंड टर्म में तकरीबन 8.5 साल हो गए। तो ये जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म तंजीम अपनी को कर रहे हैं, इनको असल में लोग वही जो अपने करीब होते हैं ना, वो ये बता देते हैं कि आप बड़े पॉपुलर हैं, तंजीम की वजह से हो गया, उकरबा परवरी की वजह से हो गया। असल में इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। जो वादे किए थे, अव्वल तो झूठे वादे करने नहीं चाहिए थे। मसला क्या है, अब लोगों को समझ आ गई है ना, आइंदा से इलेक्शन जो होंगे ना, उसमें झूठे वादे नहीं किए जाएंगे कि 50 लाख नौकरियां देनी थी, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी और 50 लाख घर बनाने थे, और बाहर से लोग हमारे यहाँ कारोबार करने और यहाँ आना था नौकरियां लेने के लिए। तो हालत क्या बना दी हमने। अब तो दिगर गूँ है और उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। मुईशत की जो हालत इन्होंने बना दी है, तो बिल्कुल लाजमी तौर पे अब पंजाब में तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि तशरीफ लाएं इमरान खान साहब और PTI और दूसरी सब पार्टियों से हमारा वहाँ भी इलेक्शन होगा। परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी कि इन्होंने क्या परफॉर्म किया है। और तो आपको लगता है KPK से ज्यादा बुरी शिकस्त आप दे सकेंगे PTI को? चीमा साहब मौजूद है हमारे साथ? अच्छा चीमा साहब, आपकी आवाज़ पहले नहीं आ रही थी। ये मेरा सवाल वो जो अधूरा रह गया था, उसका जवाब आप दे रहे थे कि इन लोगों के खिलाफ जाहिर है एक आप लोगों को भी पता चल गया, इमरान खान साहब को भी पता चल गया कहाँ कहाँ कौन कौन मुलव्विस है या जिन लोगों की कोताही से ये शिकस्त हुई, लेकिन क्या उन लोगों को इंक्लूडिंग फेडरल मिनिस्टर्स, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करने के इम्कानात हैं? कार्रवाई में भी सबसे बड़ी कार्रवाई तो यही है कि आप वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से बाहर निकल, ठीक है। और दूसरा ये कि अब कोई बंदा अपने नेपोटिज्म की बात हो रही थी कि नेपोटिज्म नहीं कर सकेगा जी। वो अगर किसी के कहीं समझा जाता है कि फलां बंदे की या फलां जो खानदान। चीमा साहब की कॉल जो है ड्रॉप हो गई है, दोबारा उनसे राब्ता कर लीजिए। शैला रजा साहिबा, एक सवाल और, जहां पर हमने देखा कि JUIF को ऑब्वियसली KPK में बर्तरी हासिल हुई,
फिर पीटीआई और फिर दीगर जमातें, ऑब्वियसली उनकी भी कामयाबी है। पीपल्स पार्टी पीएमएलएन बहुत अच्छे तादाद में जो है वो नंबर आए, उनके वोट्स पड़े। लेकिन एक सवाल, आपको लगता है कि पीटीआई जहां पर गलतियां और कोताहियां कर रही थी इन तमाम मामलात में, जिनको आज वो बैठ के जायजा ले रहे हैं जिनका, वहां पर बहुत सारे ऐसी तहसीलें थी, बहुत सारे ऐसी नशिस्तें थी जहां अगर ये ऑपोजिशन की जमातें कोई सीट एडजस्टमेंट कर लेती और अपने अपने उम्मीदवारों को दस्तबरदार कर लेती तो और ज्यादा बेहतर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पर हरा सकती थी, जो कि नहीं हुआ। अच्छा सादिया, एक तो मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि सिर्फ तंजीमें ही नहीं, अगर आप ऊपर की सतह पर देखें तो हम्माद अजहर साहब से कितने इख्तलाफात सबको सामने आ रहे हैं। और मेरी समझ में नहीं आया कि आज तर्जुमानों को क्या इन्होंने कहा होगा। इनका तो वतीरा वही पुराना है कि जाओ तर्जुमानों जाओ और ख़राब अल्फाज इस्तेमाल करके अपोजिशन के लीडर्स पे और अपोजिशन पे हमला कर दो। तो आज तो ये हाल है कि हम्माद अजहर के ख़िलाफ़ भी एक चार्जशीट एमएनएस की है और जिसमें डूब मरो तक कहा हुआ है। और हम्माद अजहर ने भी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सिर्फ पीटीवी था और चैनल्स नहीं थे। तो हुकूमत का मेरे ख्याल में खासा पतला हाल है। और दूसरी बात यह है कि देखिए जो पीडीएम है उसके साथ पीपल्स पार्टी को नहीं चलना था। हाँ, एएनपी के साथ काफ़ी जगह पे कुछ हो सकता था, लेकिन क्योंकि अभी सबको पीटीआई से ही एक मुकाबले की फिजा थी और हम भी ये समझते हैं कि हमें आगे अगर हमारी कोई बात होती है तो वो एएनपी से ही होती है, क्योंकि हमारी बहुत सारी बातों में जो है हमारा एक दूसरे का इत्तेफाक काफ़ी पहले भी रह चुका है। तो अच्छा है कि सबको पता चला। लेकिन जहाँ तक लाहौर की बात है तो जमाते इस्लामी से लेकर सिवाय पीएमएलएन के, क्योंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो लोकल बॉडी एक्ट दिया है उसको पसंद भी किया है और बल्कि कहा भी है कि हमने आपके ख़त पे तवज्जो नहीं दी और हमें अच्छा लगा ये सिस्टम। अब पंजाब का तो जो निज़ाम है उसमें तो हमने देखा कि टीचर्स पहले ही बाहर हैं, लेकिन बड़े वाज़े तौर पर एसी को मॉनिटरिंग दी गई है, यूनियन यूसी लेवल पर फंडिंग की एलोकेशन भी एसी की थ्रू होगी, मॉनिटरिंग भी। तो ना किसी अब कोई तंजीम की आवाज़ ही नहीं आ रही है कि भाई ये कैसा सिस्टम आपने बनाया है जो इतना माजूर है और उसमें इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस है सूबाई हुकूमत की। तो ये वाकई इनको हराने में काफ़ी मददगार साबित होगा और बेहतर साबित होगा जितना ख़राब ये कानून बनाएंगे। सही है। ज़ाहिर है ऑब्वियसली ऑपोजिशन जमातें ख़ास तौर से केपीके के इस पहले मरहले में बल्दियाती इंतखाबात के पीटीआई की शिकस्त के बाद ज़्यादा उम्मीदें लगा के चीमा साहब बैठी हुई हैं पंजाब से। तो ये जो सूरत हाल है आपके सामने, उसके बाद आज पंजाब पे भी कुछ डिस्कशन हुई है। जो जरदारी साहब ने तो कहा है कि भरपूर मुखालिफिन का मुकाबला करेंगे। लाहौर में उन्होंने कहा मैं खुद बैठूंगा, खेमे लगा कर बैठूंगा और सारे मामलात का वो जायज़ा लेंगे। तो लाहौर और ओवरऑल पंजाब में किस हद तक केपीके से मुख्तलिफ करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात है कि पंजाब जो है ये 2 पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे तो कोई तीसरी पार्टी नहीं है। गुजरात की हद तक आप कह लें या एक बहावलपुर में कोई 1-2 सीटों पे काफली होगी, बाकी 2 पार्टी सिस्टम है पंजाब में। तो वहाँ सिर्फ पीएमएलएन और पीटीआई, पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं एग्जिस्ट नहीं कर रही? जी नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो केपी का सिस्टम है ये बड़ा मज़ेदार है। देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो हमारे लोग हैं हारे हैं जो इलेक्शन आप कह लें, हम वोट तो ज़ाहिर है हमारा अपना इनसे ज़्यादा है जमीयत उलमा इस्लाम से, लेकिन जो हमारा एक लीड बहुत ज़्यादा थी वो यहाँ पे नहीं है। तो लेकिन मैं समझता हूँ हमें जनरल इलेक्शन में या दूसरा मरहला है, दूसरे मरहले में हमें संभलने का मौका मिल जाएगा और हम कर लेंगे, ठीक हो जाएगा ये। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताऊं। बुनियादी इसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो बड़ी पार्टियां थीं, 2 जो नेशनल पार्टी का दावा करती हैं, दोनों ने परफॉर्म नहीं किया, बल्कि इनका सफाया हो गया। मुस्लिम लीग नून का भी सफाया हो गया और पीपल्स पार्टी का भी सफाया हो गया।
और ओवरऑल आप देखें कि जब से वन मैन वन वोट वाली बात है 1970 से लेके आज तक लोग मौलवी को वोट नहीं देते, मजहबी तबके को लोग उस तरह वोट नहीं देते, कभी भी परफॉर्म नहीं करता। ये उसी वक्त परफॉर्म करता है कि जब आपका गवर्नमेंट के अपोजिशन जो पार्टी हैं वो बिल्कुल उनका सफाया हो जाए। मैं समझता हूँ कि आज भी अगर जमीयत उलमा इस्लाम को वोट मिला है तो हमारे यहाँ जो लोगों के आपस में इख्तलाफात थे, एक वजह वो थी। तो दूसरी वजह जो नजर आती है वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का मैदान में ना होना, सियासी जमातों की बिल्कुल नाकामी है, उनका सफाया हो गया है, तो ही हुकूमत के खिलाफ अगर वोटर को कोई पार्टी नजर आई तो वो सिर्फ JUIF थी। एक चीज ये हुई, और दूसरी बात कि जो मौलवी को वोट पड़ता है ये बड़ा आर्जी होता है, ये मुस्तकिल नहीं होता। ये आप कह लें कि किसी वक्त किसी को गुस्सा आया तो उसने दे लिया, बाद में वोट नहीं चलता। ये जो सबसे ज्यादा ये आप कह रहे नॉन स्टेबल वोट होगा, आप कह रहे हैं कि गुस्से में जो है वो मौलवी को वोट पड़ा, जमीयत उलमा इस्लाम का होगा। अब क्योंकि उसका देखें, उसका मस्जिद का और मेंबर का सिस्टम होता है, एक नेटवर्क मौजूद होता है, वो जमीन पे कुछ ना कुछ होता है। वो एक मस्जिद में बंदा बैठा हुआ तकरीर कर रहा है, सुबह कर रहा है, शाम कर रहा है, जुमे को कर रहा है, लेकिन ये जब इसका मतलब बाकी पार्टियों को बिल्कुल सफाया था, वो उनकी तरफ जा नहीं सका। सो वहां पे संभलना जो है या वहां पे रीगेन करना। अच्छा, मुझे चीमा साहब इजाजत दीजिएगा, अभी हम इंट्रो में जिक्र कर रहे थे हमारे लिए शाह इनामुल्लाह साहब का, तहरीक इंसाफ के रुकन खैबर पख्तूनख्वा अमली हैं, और उन्होंने ज़ाहिर ख़त भी लिखा वज़ीर आज़म साहब को और अली अमीन गंडापुर साहब की इन्वॉल्वमेंट या उनका क्या किरदार रहा ये इलेक्शन हारने में, उसका जिक्र भी किया है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर हशाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर हशाम साहब, ये बताइए कि ये जो खत आपने वज़ीर आज़म साहब को लिखा है, पहला तो सवाल ये आपसे कि आपने इतनी सारी तफसीलात बताई हैं, क्या कुछ रिस्पॉन्ड भी किया है वज़ीर आज़म साहब ने, कि आपको बुलाकर पूछा कि तफसीलात बताएं कि क्या हुआ, व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर, किस तरीके से ये शिकस्त का सामना करना पड़ा? वेल जी, ये 21 नवंबर को मैंने लिखा था, ये लोकल बॉडीज इलेक्शन से पहले। ठीक है। और मैंने ना सिर्फ भी प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा था, लेकिन आपने पहले ही आगाह कर दिया था उन्हें? यानी जी, मैंने उनको आगाह कर दिया था, और पार्टी की आला क़यादत सबको मैंने आगाह कर दिया था कि ये जो अली अमीन साहब अपने मनपसंद मुसल्लत करदा अफराद को यहाँ पे टिकट दे रहे हैं, तो ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल डिफरेंट हैं, और ये कल को अगर हार जाएंगे तो ये सारा मलबा मेरे ऊपर डालेंगे। ओके। और ऐसा हुआ? उन्होंने बाद में आपको ब्लेम किया? नहीं जी, मैंने अभी तक तो कोई ब्लेम मेरे ऊपर नहीं आया। फिर तो मैंने आजाद कैंडिडेट को खड़ा किया, बिकॉज इट वाज अ चैलेंज फ्रॉम हिज साइड के आप आजाद लोगों को खड़ा करें और फिर आप देखें कि आप कैसे जीतते हैं बगैर PTI के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अभी भी PTI का हूँ, इमरान खान इज माय लीडर, और जो 3 कैंडिडेट्स हमारे आजाद पे जीते हैं, ये तीनों जो हैं ये अभी भी PTI का असासा है, लेकिन आई डिफीटेड JUIF एंड जो इनके मुसल्लत करदा अफराद थे उनको भी तीनों सीटों पे। बट वहाँ पे मैं डॉक्टर हशाम साहब एक चीज जरूर आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने ये सारी चीज देखी है, आपने देखा है कि पार्टी में कैसे इख्तलाफात हो रहे हैं। आपने ये भी लिखा था कि जो गवर्नर हैं शाह फरमान, वो और अली अमीन गंडापुर, उन्होंने मिलकर आपको वजारत से भी हटवाया। तो ये जो इख्तलाफात इस पार्टी के अंदर इस हद तक खुल के सामने आ गए हैं, अभी चीमा साहब मौजूद हैं, वो भी ये कह रहे थे कि उनको लगता है दूसरे मरहले में ये मामला संभल जाएगा PTI के लिए। आप होपफुल हैं? वेल जी, आई एम होपफुल नाउ, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद एक्शन लिया है और इनकी जो ये तंजीमें हैं उन सबको तहलील कर दिया है। तो आई एम वेरी होपफुल नाउ कि इनको अभी पता चला होगा कि इनकी पार्टी में किसका कितना मुकाम होना चाहिए और किसकी कितनी हैसियत है। और ये तो मैं शुरू से आई हैव बीन राइटिंग अगेन एंड अगेन टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर कि देखें, हम सब जो हैं, इमरान खान हमारा लीडर है, हम सबको एटलीस्ट इक्वल मुकाम देना चाहिए, हम सब की बात सुननी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक अली अमीन को पूरे जनूबी अजला पर आप मुसल्लत करें और उनके फैसलों उनकी जो लोग उनके मातात हों या जो उनके सामने सर झुका सकें वो पार्टी को कबूल हों और बाकी सब नाकबूल हों। तो ये बात गलत है।
तो आई एम श्योर, आई एम होपफुल। ठीक है, आज जो वजीर आजम साहब ने एक्शन लिया उसके बाद आप होपफुल हैं। डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच। ये आखिरी जो इन्होंने वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये हम देखते हैं कि हमारी सियासत का तकरीबन तमामी सियासी जमातों का मिजाज बन चुका है। जैसे इन्होंने कहा कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर को नहीं, बाकी भी पार्टी के लोग हैं, ये जो सब वो तमाम लोग जो लीडरशिप के आगे जाके सर झुकाते हैं, ये ग्रुपिंग जो है या इस किस्म के अफराद जो हैं वो हर जमात में हम देखते हैं। मैं इस पर भी ज़रा बात करना चाहूँगी ब्रेक से वापस आकर। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कैसर शेख साहब, ये बताइए, जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी और जिसका जिक्र डॉक्टर हशाम ने किया भी, कि तकरीबन हर ही पार्टी के अंदर हमने देखा है कि ये जो मामला है कि एक ग्रुप होता है और वही लीडर के साथ साथ रहते हैं, चाहे वो हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में। हुकूमतों में जो पार्टियां जाती हैं उनका ये ज़्यादा मसला होता है। आपके टाइम पे भी मुझे याद है PMLN की जब हुकूमत थी तो आपके MNAs और MPs भी बहुत शिकायतें करते थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं जब से वजीर आजम हुए हैं वक्त नहीं देते हैं, मुलाकात नहीं करते हैं। सो ये मिजाज क्यों तब्दील नहीं हो पा रहा अभी तक सियासी जमातों के अंदर? जो बड़े सिंसियर, बड़े हार्ड वर्किंग, बड़े सीरियस वर्कर्स होते हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। सादिया, आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है। देखिए, ये हमारे मुल्क में जमहूरियत ने रूट्स ये भी नहीं पकड़े। यानी एक तो पार्टियों के अंदर मशवरा नहीं होता और आपस में पार्टियों का भी मशवरा नहीं होता। शुरू से ही हम इनको कहते रहे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, वो हमारी बात मानी नहीं गई और आज जो मईशत का हाल है वो आपके सामने है। हमारी अपनी पार्टियों में भी मुझे समझ नहीं आती। देखिए, मैं कराची में रहता हूँ और हमारी फैमिली का बिजनेस कराची में 1946 से है। मैं कराची में कितने इलेक्शन मैंने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के कंटेस्ट किए, मैं वहाँ प्रेसिडेंट भी बना और 10 साल में हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट लेता रहा कराची से। यहाँ कराची हमने प्रेसिडेंट कराची का बनाया PMLN ने, क्योंकि यहाँ बड़ी परफॉर्मेंस है। जो यहाँ नवाज शरीफ साहब ने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, जबकि MQM ने यहाँ जो बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी, तो बहुत बेहतर किया। वहाँ पे सूबाई हुकूमत को भी साथ लिया और उसमें हमने रेंजर्स को भी साथ लिया और जो दीगर गूँ थी जो अमन अमान की हालत, उसको बेहतर किया। तो यहाँ परफॉर्म हम कर सकते थे। हमने यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया कराची से, हमने यहाँ गवर्नर पार्टी। शहबाज शरीफ साहब लास्ट टाइम गए थे कराची तो उन्होंने पीपल्स पार्टी पे भी, आपने तो MKM का नाम लिया, उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बड़ी तनकीद की थी। कर रहे थे बात वो ये भी कहा था कि मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में कराची के मसाइल हल हो जाए। गवर्नर भी बनाया, यहाँ हमने फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया, लेकिन वही चंद बंदों से मेरे से मशवरा तक नहीं किया जाता। मुझे समझ नहीं आई, कोई परफॉर्म उन्होंने नहीं किया। कराची में 14 सीटें ली PTI ने, लेकिन अगर हम ये जो फायदा उठाते जो मियां नवाज शरीफ साहब ने यहाँ काम किए, तो हम काफ़ी सीटें, जब MQM का जवाल हुआ तो काफ़ी सीटें ले सकते थे। लेकिन क्या हुआ, वहाँ मशवरा तक नहीं किया गया कराची में, जो कि इतना बड़ा शहर है 2.5 करोड़ का, और हमारा वहाँ पे जिनके एग्जिस्ट जो लोग आए वो सिर्फ चंद लोग हैं। हर पार्टी में यही हो रहा है, तो उससे नुकसानात हो रहे हैं। और फिर ज्यादा से ज्यादा पार्टीज में जब तक मशवरा नहीं होगा, तो आपकी नजर में इंक्लूडिंग योर ओन पार्टी, इंक्लूडिंग PMLN, ये जो मिजाज है, ये जो कल्चर है, ये अभी तक तब्दील नहीं हुआ। शैला रजा साहिबा, आपको क्या लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं जो वर्कर्स हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है जहां जिनके काम है, या फिर जो हुकूमत में आ जाती है सियासी जमातें, तो हमने देखा है कि वो एक किचन कैबिनेट ही होती है उनकी, वही तमाम चीजें कर रहे होते हैं, वही मशवरे दे रहे होते हैं, उन्हीं की मानी जा रही होती है, उन्हीं को इजाजत होती है मुलाकात की? अच्छा, पहले तो मैं ज़रा जमशेद चीमा साहब से ये बात कहना चाह रही थी कि चीमा साहब, आपकी पार्टी वहाँ पे 7 साल से बरसर इक़्तिदार है, KP में ज़्यादा हो रहे हैं अब तो आज, और आपकी वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट भी रही, पहले भी इंतखाबात आपने कराए। आपको टोटल मिले हैं 52,000 वोट और पीपल्स पार्टी को अकेले को 46,000
और पीडीएम की जमातों को 62,000 वोट। तो मैं नहीं समझती कि हमारी इतनी बुरी कारकर्दगी रही। और ये मैंने इसलिए बात की कि अब ये बात तो सभी को मालूम है, अगर हम 1 घंटे के प्रोग्राम में भी सही बातें नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। देखें, बात ये है कि पॉलिटिकल कल्चर जो है उसको पनपने नहीं दिया गया, और पॉलिटिकल खास तौर पर मेरी पार्टी के लीडर्स को तो हर 10 साल के बाद निशाना बनाया गया, और मेरी पार्टी ने कोड़े खाए, और मेरी पार्टी ने जो है अपने लीडर की जान के नजराने पेश किए। आज मेरे पार्टी के को चेयरमैन को 11.5 साल जेल में रखा गया, जबान काटी गई। आज भी वो जो है उनका मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद में ही सुना जाता है, जबकि वो सिंध मुंतकिल हो जाना चाहिए। उन्होंने अपना पासपोर्ट जिस दिन उन पे मुकदमा बना हुकूमत के नैब के हवाले कर दिया कि वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे, और सब जानते हैं कि उनकी कमर में कितनी तकलीफ है। लेकिन थाली के बैंगन साहब ये कहते हैं कि जब वो इधर आते हैं तो चलते हैं। भाई, एक आदमी सफर करके आता है, जब उसको मुकदमे में आना होता है तो उसको अल्टीमेटली एक तकलीफ होती है, फिर अदालत में खड़ा होना है, बैठना है, लोगों से मिलना है, तो वो व्हील चेयर पे होते हैं। तो अगर आप उन्हें व्हील चेयर पे भी देखने के ख्वाहिशमंद हैं, जो अगर आपने बयान दिया है, तो भाई कुर्सी से नहीं होती है डिलीवर अवाम को कुछ भी। ये थाली का बैंगन आपने फवाद चौधरी साहब को कहा है। ताकत नहीं देती है, अकल से सियासत होती है, अकल से। वरना इमरान साहब के साथ तो सब एक पेज पे, तो उनको भी अपने कद के हिसाब से बात करनी चाहिए। दूसरों का कद नापने के लिए उनको देखना चाहिए कि उनका कद इतना ही रहेगा कि वो हर हुकूमत के साथ कहेंगे कि मेरी एक सीट है, मुझे शामिल कर लो। तो मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकल कल्चर को परवान नहीं चढ़ने दिया गया। फिर ज़ियाउल हक ने जो गैर जमाती इलेक्शन कराया, उसमें बिरादरियां जो है बिरादरियां उरूज पे आई, और अब बिरादरी का सबसे स्ट्रांग बंदे को जो ले शख्स अपनी पार्टी में, वो ही जीतता है। और फिर जाहिर है कि उसका नजरिया नहीं होता, और वक्तन फवक्तन ऐसे लोग मुख्तलिफ पार्टीज को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर हो जाता है ये। तो हम इसीलिए कहते हैं कि बेशक हमें आप मार के कोने में कर दो, लेकिन नजरिया तो हमारे पास है। वो सारी चीजें हैं जो ऑब्वियसली क्लेम की थी पीटीआई ने कि वो तब्दील कर देंगी, बट ऑब्वियसली उनको भी वक्त लगेगा। उनको भी शायद हुकूमत में आने के बाद ही अंदाजा हुआ है कि ये कल्चर चेंज करना इतना आसान नहीं है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। मुझे चीमा साहब भी बताइए कि जो अभी आपके अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, या जो शैला साहिबा ने भी पहले जिक्र किया था हमाद अजहर साहब के हवाले से, आपके अपने एमएनए जो हैं वो उनको तनकीद कर रहे हैं वो गैस बहरान को लेकर, तो अब शहबाज शरीफ साहब की ऐसे में जो हुकूमत के कहा है उन्होंने कि बाज़मीर अफराद हैं, जो हुकूमत के बाज़मीर लोग हैं, उनसे उन्होंने कहा है कि जी ये पार्लियामान में मिनी बजट को मुस्तरद कर दें। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सारी सिचुएशन में आपके अपने लोग भी दूर हो सकते हैं और इस चीज़ में आपके खिलाफ जा सकते हैं? पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता शैला रजा साहब कौन सी फिगर बयान कर रही हैं। हमारा वोट है वहाँ 8,72,000 है जो तहसील काउंसिल में आया है। ये जो नेबरहुड काउंसिल है वो उसका वोट बाद में आने मेरे 2 दिन में एक दिन में आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन का प्रॉपर आ जाएगा। अच्छा, हमारा वोट 8,72,000 है, और ये जो वोट है इसका क्या नाम है, जमीयत उलमा इस्लाम का, ये 8,32,000 वोट है। बाकी पीपल्स पार्टी का वैसे सफाया हो गया, वोट नहीं है इनके, नहीं पीपल्स पार्टी के नोंदी का दोनों पार्टियों का वहां सफाया हो गया। अच्छा जी, आप पेशावर की बात कर रही होंगी, मैं सूबे की बात कर रहा हूं। वो सिर्फ कह नहीं पेशावर की बात कर रही हूं। बात इसमें है कि ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रहा कि इनका वोट बहुत थोड़ा है, ऑलमोस्ट सफाया हो गया। बेसिक जो बात दूसरी आपने की कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं या नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम बीबी हैं, इनके स्टैंडर्ड बड़े मजेदार हैं। ये इनकी पार्टी का कोई बंदा इनसे इख्तलाफ करे तो ये कहते हैं वो लोटा है, और दूसरे लोगों को कहते हैं कि आप अपनी पार्टी से इख्तलाफ करो तो हम आपको बाज़मीर कहेंगे। मैं समझता हूँ अपने स्टैंडर्ड थोड़े से बेहतर कर लेने चाहिए। देखें, आज मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ, ये शैला रजा बात करेंगी, वो रिकॉर्ड हो रही है। दोबारा गलत करेंगे, वो कंट्राडिक्टरी करेंगे, यू टर्न लेंगे, वो दोबारा सामने आएगी। शैला रजा एक मिनट सुनना, वो बात दोबारा सामने आ जानी है। ये पुरानी बात थी कि जंग में लिखा गया, जियो में क्या नाम है इसमें, नए वक्त में लिखा गया, गायब हो गया, लोगों की याददाश्त नहीं है। आज याददाश्त सोशल मीडिया रोजाना याद कराता है। सो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ का बाज़मीर होना और बेज़मीर होना इतना बेमैनी है कि इसका मतलब ही कोई नहीं है। शैला साहिबा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। जी शैला साहिबा।
मैं हैरान हूँ जमशेद चीमा अपनी पार्टी को देख के ऐसी बात कर रहे हैं, बल्कि हम तो कहते हैं कि इनके यहाँ जो जाता है उसको इंसाफ वॉशिंग मशीन में धो दिया जाता है। परवेज खटक हमारे यहाँ से गए, मलिक जो है वाह कैंट वाले जिन्होंने गैस के और पूरे PIA को बिठा दिया, वो भी इनकी पार्टी के नहीं। मैं किस किस का नाम लूं इनके यहाँ, बल्कि अब तो हमारे 2 जो है माशी वजीर भी इनके पास चले गए, और जबकि हम कहते हैं माशी पॉलिसी लो हमारी। तो मेरा ये कहना है कि आपकी पार्टी तो बनी तमाम ऐसे लोगों से, और खानेवाल में क्या हुआ था, PMLN से आपके आया, इंसाफ धुलाई से साफ हो गया, फिर वहां से निकला आपके यहाँ से खराब हो गया, फिर PMLN में चला गया। तो आपकी पार्टी में तो हो यही रहा है, लेकिन अब आपकी पार्टी से चीखें लग रही हैं, चाहे सरवर खान हो, चाहे दाऊद साहब हो, चाहे कोई भी हो, वो कह रहे हैं, या शब्बर जैदी हो कि भाई मैशत का भट्टा बैठ गया। तो आपकी पार्टी में तो है ही सारे इधर उधर के, जब भी तो ज्यादा हंगामा है। हमें आप कह रहे हैं ना सफाया हो गया, कम हो गए। ओके, चलें, इनकी जमात से बिल्कुल आवाजें आ रही हैं, मैशत को लेकर बयानात आ रहे हैं। अब पार्लियामान में जो शहबाज ने बयान दिया, कैसे शेख साहब, मैं आपसे इसका जवाब लूंगी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कैसे शेख साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हुकूमती बाज़मीर अराकीन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो पार्लियामान में हुकूमत का मिनी बजट मुस्तरद कर दें, सो इसके आपको कितने इम्कानात नज़र आते हैं? और साथ ही साथ इकॉनमी को लेकर हुकूमत के तो बहुत दावे सामने आए हैं। खुद शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर ये महंगाई से जान छूट जाएगी आवाम की। देखिए सादिया, आप बड़ा अच्छा पहले इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं 1-2 फिक्रे, क्योंकि मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, वो कह दूं कि कराची में बावजूद के मियां बहुत परफॉर्म किया, हमने बहुत सी सीटें दी, लेकिन सीट हमारा कोई ओहदे तो दिए हमने, लेकिन हम सीट कोई भी नहीं ले सके। वजह क्या है कि हमारी पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा या दूसरी पार्टियों में ज़्यादा मशवरा होना चाहिए ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। अब मैं आपके उस सवाल पे आ जाता हूँ कि इकानमी का, अब शौकत तरीन साहब या इमरान खान साहब तो आज से तो नहीं कह रहे, तो शुरू से कह रहे हैं कि 100 दिन में हम ये परफॉर्म कर देंगे और बाहर के लोग यहाँ आ जाएंगे। और शौकत तरीन साहब को हम जानते हैं, पहले भी उनसे पहले हफीज शेख साहब भी कह रहे थे, और उनसे पहले असद उमर भी यही बात कर रहे थे। ये सब लोग कहाँ से आते हैं? देखिए ना, ये आते हैं जिन जगह से हैं, ये तो उन इदारों के लिए काम करते हैं जिनके ये नुमाइंदे होते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसा हुआ कि जो यहाँ असम्बली के मेंबर होते हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ते हैं। मैं क्यों गया असम्बली में, क्यों मैं गया वहाँ कि परफॉर्म करें, और इकानमी में मेरा जो नो हाउ है या मेरा जो एक्सपर्टीज है वो हम उसका कोई नतीजा निकालें पाकिस्तान की मईशत के लिए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे पार्लियामेंट से कोई फाइनेंस मिनिस्टर शायद ही कभी बना हो 25 साल में नेशनल असम्बली से। तो जो बाहर के लोग आते हैं उनको ना पता होता है ग्राउंड रियलिटीज का, ना उनको यहाँ की इकानमी का, वो तो सिर्फ कर्जे लेना जानते हैं। कर्जे क्या हो गया, आज ऑफिशियल फिगर दी गई कि हमने छोड़ा, जब ये कहते हैं कि $135 बिलियन इस वक्त मौजूदा कर्जा है, और हमने जो छोड़ा था वो 95 बिलियन डॉलर था। तो 35-40 बिलियन डॉलर तो ये 3.5 साल में बढ़ गया। इनका काम सिर्फ ये है कि कर्जे लो बाहर से और उनको लुटाओ और खर्च करो। ठीक है, कहाँ है कर्जे, हैं किधर? $135 अरब किधर लगा हुआ है? कोई ये तो पूछ ले ना। कि एक बार इमरान खान साहब ने कहा था कि हम परफॉर्मेंस जो कर्जों की है। चलिए, मैं ये जरा महंगाई को चीमा साहब क्विकली, क्योंकि टाइम थोड़ा मैं चाह रही हूँ चीमा साहब और शहरा साहब का भी इस पे कमेंट आ जाए। चीमा साहब, आपके बहुत सारे लोग ने KPK में इलेक्शन हारने को, बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त का रीजन जो है महंगाई को भी करार दिया। आपके अपने MPs, आपके अपने सूबाई वुज़रा ने ये बात की। सो अब यहाँ पे आज की मीटिंग में आई एम श्योर कहीं ना कहीं तो इसका जिक्र किया गया होगा कि इसको कैसे कंट्रोल करना है ताकि पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में यही मसला आड़े ना आए।
देखिए जो महंगाई है, महंगाई कंट्रोल जो कमेटी है उसका मैं मेंबर हूं उसका, यू कैन से कि इस पे तो हमेशा वज़ीर आज़म बड़े आपका कंसर्न होते हैं, लेकिन चूंकि आपकी एनर्जी मेन आपका जब आप तरक्की करते हैं तो एनर्जी मेजर पार्ट बन जाता है, इवन फूड से बड़ा होता है। हमारे यहाँ तो अभी फूड से छोटा है, लेकिन डेवलप वर्ल्ड में फूड से कुछ 5 गुना बड़ा होता है ये एनर्जी का पार्ट। आपकी एनर्जी मेनली इम्पोर्टेड है। जब एनर्जी इम्पोर्टेड है तो एनर्जी की कीमत दुनिया में 100% से लेकर 400% तक बढ़ी है। एलपीजी 400% बढ़ गई है, आपका कोयला को 250% बढ़ गया है, आपका तेल जो है 100% बढ़ गया है। तो उसका आप 80% तकरीबन इम्पोर्ट करते हैं, लिहाजा उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आना था। दूसरी बात कैसर शेख साहब ने की आप कह रहे हैं इकोनॉमी की, इकोनॉमी शेख साहब 5% से ज्यादा ग्रो कर रही है। पिछले साल ही 4%, 3.94% ग्रो की। उससे पहले ये दुनिया का छठा मुल्क था जिसमें आप कह लें कि ऑलमोस्ट इसने इकोनॉमी ने न्यूट्रल रही, 0.4% -0.4% रही दुनिया में। एक मिनट शेख साहब एक मिनट चुप करना, शेख साहब चुप कर जाना, शेख साहब चुप कर जाना। दूसरी बात आपने दूसरी बात बस अपने कर्जों की है। कर्जों का जब आपके पास कर्जे आए, जब आपके पास गवर्नमेंट आई, आपकी डेट सर्विसिंग $5 अरब थी, हमारी डेट सर्विसिंग $12 अरब है। आपने और शैला रजा ने जो कर्जे लिए थे उसका हम $12 अरब सालाना डेट सर्विसिंग है। वो डेट सर्विसिंग जो है कर्जे लेके आपने वापस करना है। और दूसरी बात लगे कहा हमने रिजर्व बढ़ाए हैं, हमारे रिजर्व बड़े हैं, आप रिजर्व को डिप्लीट करके गए थे, आप रिजर्व को डिप्लीट करके गए थे। इनको खामोश करें तो मैं बात करूंगी। दुनिया की नेगेटिव हुई शेख साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप थोड़ी धांधली कर रहे हैं, आप धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कोरोना में लोगों की 8% 9% नेगेटिव गई है। आप थोड़ी डंडी मार रहे हैं, आप डंडी मार रहे हैं थोड़ी सी, मैं बात आप डंडी मार रहे हैं, मैं बात कर जाने बंदे। चलिए आप कह रहे हैं वो धांधली करें, मैं बात कर लूं, बात सुनो। जी शैला साहब बात देखिए मैं बात कर रही हूँ कि चाहे जमशेद चीमा हो चाहे शहबाज गिल हो, जो आज कह रहे थे अवाम को समझना पड़ेगा, हमने ये कर दिया ये कर दिया। जब इकोनॉमी अच्छी होती है, मुल्क तरक्की कर रहा होता है, तो समझाना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता कि मईशत अच्छी है। ये इनको समझ जिस दिन आ जाएगा, इनको पता चल जाएगा कि इनकी पार्टी में फूट क्यों पड़ रही है, क्या मामला हो रहा है। समअप कर दिया। बहुत शुक्रिया ये बताना चाह रही थी कैसर अहमद शेख साहब, जमशेद चीमा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।